हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स का रिवीजन। इससे पहले हमने कल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखी होंगी तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आज के इनकम टैक्स के फर्स्ट यूनिट का भी रिवीजन हो चुका है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स का यूनिट 2। उसमें से सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। पर उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो इनकम टैक्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज ये टॉपिक। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी सैलरी की इनकम टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले जो भी इनकम अगर ड्यू भी है या फिर आपको मिल चुकी है तो वो दोनों इनकम टैक्सेबल होती है, यानी कि उस पर टैक्स लग सकता है। उसके बाद अब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इसमें क्या अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन बनता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी कंपनी में एम्प्लॉई बन के काम कर रहा है, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वही अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस बोले तो जो खुद से अपनी सर्विस दे रहा हो, ऐसे बंदे को जो कि फीस पे करने के लिए विलिंग हो, तो ऐसे सर्विस को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, उसने खुद का क्लिनिक चालू किया है और वहाँ पर वो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर आपको मोर देन वन एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव हो रही है तो सारे एम्प्लॉयर की सैलरी मिलाकर, मतलब क्लब करके, फिर उसके बाद आपको वो इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल होती है। उसके बाद अगर आपने सैलरी सरेंडर की है सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज, तो सैलरीज एक्ट 1961, तो फिर आपकी सैलरी एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से और उसको टैक्स नहीं लगता है। बोथ एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट का भी अगर एम्प्लॉय हो या फिर पब्लिक सेक्टर का भी एम्प्लॉय हो, तो दोनों को एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले सैलरी में सैलरी प्रॉपर, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सारे 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं सैलरी में। सैलरी मतलब क्या, तो वेजेस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशंस, any advance of salary, encashment of leave, annual accretion to the balance at the credit of an employee in a recognized provident fund, transferred balance, contribution by central government or any other employer, ये सारी चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होती हैं। अलाउंसेस मतलब क्या, अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं एक्सेप्ट अगर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है, तभी वो टैक्सेबल नहीं होते, वरना वो टैक्सेबल होते हैं। अलाउंसेस मतलब ऐसी फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को पे की जाती है, ताकि एम्प्लॉय कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को पे कर सके। वो पर्सनल भी हो सकता है या फिर वो उसके ड्यूटीज से कनेक्टेड भी हो सकता है। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फर्निशिंग अलाउंस, हाउसकीपिंग अलाउंस और ऐसे कई सारे। और कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, जैसे कि allowance to judge of Supreme Court or High Court, allowances granted to government employee outside India, allowance paid by the UNO। कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं जो कि पार्टली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14। उसके बाद एक अलाउंस ऐसा होता है जिसका नाम है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये टैक्सेबल होता है, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए एज अ डिडक्शन के तौर पे देखा जाता है। अब जानते हैं परक्विजिट्स क्या होता है। परक्विजिट्स यानी ऐसे बेनिफिट्स, एमिनिटीज़, एमोल्यूमेंट्स
फ़ी और प्रॉफिट जो कि अटैच्ड होती है ऑफिस या सैलरी के साथ एडिशन में दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि मतलब ऐसी बेनिफिट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, अगर जैसे कि ऑफिस की तरफ से कई बार लोगों को मतलब एम्प्लॉयज़ को घर मिलता है या फिर कार मिलती है ड्राइविंग के लिए, या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एज अ बेनिफिट मिलती है कंपनी की तरफ से, तो इन्हें कहा जाता है परक्विजिट्स। अब परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। जो भी परक्विजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, ताकि एम्प्लॉयज़ को टैक्स के तौर पे चार्जेबल करा जा सके। अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब रहने की सुविधा दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और अगर उनको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया जाता है, यानी कि ऐसा घर जहाँ पर फर्नीचर पहले से अवेलेबल ना हो, तो फिर उनके लिए परक्विजिट्स यानी लाइसेंस फ़ी मानी जाती है, जो कि डिटरमाइन की जाती है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें से रेंट एक्चुअली पेड, जो एम्प्लॉय रेंट पेड करते हैं तो उसे रिड्यूस किया जाता है। और वही अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन तो रहता ही है, उसके साथ साथ 10% कॉस्ट के फर्नीचर के कॉस्ट का 10% भी ऐड किया जाता है, या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस पेएबल इसे ऐड किया जाता है, ताकि फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यूएशन निकाली जा सके। इसके बाद अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, अदर एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर उन्हें अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया गया है, तो फिर उनकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अगर वो बड़े सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है, तो फिर 15% ऑफ सैलरी लिया जाता है, या फिर अगर वो 10 लाख से 25 लाख के पॉपुलेशन वाले सिटी में रहते हैं तो फिर 10% ऑफ सैलरी इंक्लूड की जाती है वैल्यूएशन में। और अगर बाकी किसी अदर सिटी में रहते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो फिर 7.5% ऑफ सैलरी इंक्लूड की जाती है वैल्यूएशन में। और इन तीनों में से अगर कोई भी आप सिटी में रहो, आफ्टर सैलरी के परसेंटेज निकालने के बाद उसमें से रेंट माइनस कर दिया जाता है, जो कि एम्प्लॉय एक्चुअली पे करता है या फिर पेएबल होता है, तो उसे माइनस कर दिया जाता है। और अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने खुद का अकोमोडेशन ना हो और वो रेंट पे लिया हो एम्प्लॉयर ने, तो फिर उस केस में ऐसा होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट जो भी एम्प्लॉयर पे करता है वो लेते हैं, या फिर 15% ऑफ सैलरी लेते हैं जो भी लेस होता है, और उसमें से माइनस करते हैं एम्प्लॉय जो भी रेंट पे करने वाला है वो। और अगर अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है, तो फिर इस केस में अगर पॉपुलेशन 25 लाख से एक्सीडिंग, मतलब 25 लाख से ज़्यादा वाले सिटी में अगर आप अकोमोडेशन दे रहे हो, तो फिर 15% ऑफ सैलरी ली जाती है अकोमोडेशन के तौर पे। और 10 से 25 लाख की पॉपुलेशन है तो फिर 10% ऑफ सैलरी, और अगर 10 लाख से कम वाली पॉपुलेशन वाली सिटी है तो 7.5% ऑफ सैलरी ली जाती है। आगे का टॉपिक है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो रिटायरमेंट के टाइम रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें ग्रेच्युटी दी जाती है, जो कि वन टाइम लमसम पेमेंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए रिटायरमेंट के वक्त, या फिर अगर रिटायरमेंट से पहले ही डेथ हो जाती है तो फिर उनके लीगल हायर्स को ये ग्रेच्युटी का लमसम अमाउंट दिया जाता है। एन्युटी यानी एनुअल ग्रांट होता है, जो कि सैलरी के तौर पर एसेस किया जाता है तभी जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई पे ऐसा ग्रांट बनाया हुआ हो, कुछ भी जो सर्विस एम्प्लॉय रेंडर कर रहा है उसके कनेक्शन में। और पेंशन मतलब ऐसी पीरियोडिकल पेमेंट जो कि एम्प्लॉय रिसीव करता है रिटायरमेंट के बाद एज अ रिवॉर्ड फॉर पास्ट सर्विसेज, पहले की सर्विसेज के रिवॉर्ड के तौर पे रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को ये पेमेंट दी जाती है, जिसे पेंशन कहा जाता है। अगर पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन है तो टैक्सेबल होती है वो सारे केसेस में, और अगर कम्यूटेड पेंशन है और एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर उसकी टैक्सेबल
फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर और उसने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली है तो फिर कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं की है तो फिर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1 मतलब हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन इज एग्जम्प्ट। प्रोविडेंट फंड स्कीम ऐसी स्कीम होती है जहाँ पर सेविंग्स मोबिलाइज किए जाते हैं, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम या फिर एम्प्लॉय की डेथ के टाइम लमसम अमाउंट जो है वो पे की जाती है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर देखी जाती है। प्रोविडेंट फंड के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16, इसमें दिया गया है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है पहले, और उसके बाद उसे सैलरी में भी इंक्लूड किया जाता है, बट बाद में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके इसमें से सैलरी में से एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट कर दिया जाता है, या फिर 5,000 डिडक्ट कर दिए जाते हैं, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है। जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होती है वो डिडक्ट कर दी जाती है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर प्रोफेशनल टैक्स रीएम्बर्स होता है या फिर डायरेक्टली पे किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के बिहाफ में, तो जितनी भी अमाउंट होती है वो पहले सैलरी के तौर पे सैलरी इनकम में इंक्लूड की जाती है, और उसके बाद डिडक्शन के तौर पे उसे माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं जो कि आप सॉल्व करके देख सकते हो, और ज़्यादातर मुझे नहीं लगता इतने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। जो भी अपन ने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है वो आ सकता है। आप प्रॉब्लम की फिर भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2-3 मार्क्स के लिए आ भी गया प्रॉब्लम को और आप छोड़ना नहीं चाहते 2-3 मार्क्स भी, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर दिया गया है मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट है स्टेप सिस्टम और सेकंड है स्लैब सिस्टम। स्टेप सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पर इनकम को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जिस भी ग्रुप में आपकी इनकम आती है उस ग्रुप के इनकम पे आपको उस ग्रुप का टैक्स रेट पे करना पड़ता है। जैसे कि टोटल इनकम 2,50,000 तक है आपकी, तो फिर रेट नील रहता है यानी कि 0%। उसके बाद 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको टोटल इनकम पे 5% का टैक्स लगता है। उसके बाद 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक आपका इनकम है तो उस पर 20%, और 10 लाख से अबव इनकम है तो फिर 30% टैक्स। इस तरीके से स्टेप सिस्टम में होता है। वही अगर स्लैब सिस्टम है तो स्लैब सिस्टम में इस तरीके से होता है कि जितनी भी आपकी इनकम 2,50,000 तक होती है उस पर आपको मतलब बिल्कुल भी रेट ऑफ टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। 2,50,000 के ऊपर जितनी भी इनकम होती है आपकी, अगर 2,50,000 के ऊपर आपकी 2,50,000 से 5 लाख के बीच जितनी भी इनकम होती है आपकी, उस पर 5% का टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब 2,50,000 अगर आपने कमा भी लिए तो उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। उसके ऊपर जितना भी आप कमाओगे उस पर 5% का टैक्स लगेगा। उसके बाद 5 लाख से 5 लाख 5,59,000 तक 20% का टैक्स लगता है। और इसमें हेल्थ और एजुकेशनल सेस 4% ऑफ इनकम टैक्स ऐड किया जाता है। उसके बाद राउंड ऑफ इनकम एंड टैक्स। राउंडिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स ये क्या होता है ये जानते हैं। राउंडिंग ऑफ इनकम मतलब इनकम को राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल ऑफ ₹10। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी इनकम 311 रुपये हो रही है तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 होगा 310 रुपये। वही अगर आपकी इनकम 319 रुपये हो रही है तो फिर आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 होगा 320 रुपये। और वैसे ही टैक्स का भी राउंडिंग ऑफ किया जाता है मल्टीपल ऑफ ₹10 में। उसके बाद रिबेट ऑफ टैक्स दिया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो ऐसे इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जाता है जो कि 3,50,000 के ऊपर इनकम नहीं करते हैं।
तो उनको रिबेट के तौर पे 2,500 रुपये की छूट, रिबेट मतलब छूट, तो 2,500 रुपये की छूट दी जाती है। या फिर टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम पूरा का पूरा माइनस कर दिया जाता है अगर 2,500 से कम हो, तो मतलब 2,500 या फिर 2,500 से कम आपका टैक्स का ही अमाउंट आ रहा है, तो फिर वो पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, छूट दे दी जाती है। उसके बाद कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है टैक्स लाइबिलिटी का, तो अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के केस में टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से 5 लाख तक, मतलब उसके 2,50,000 के ऊपर वाले 2,50,000 अगर आप कमाते हो तो उस पर 5% का टैक्स लगता है, और उसके ऊपर भी आप 5 लाख और कमाते हो तो उस पर 20% का टैक्स लगता है, और उसके ऊपर भी और पैसे कमाते हो तो फिर उसमें जितना भी आपने कमाए हो उस पर 30% का टैक्स लगता है। और इसमें से रिबेट माइनस होता है अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 1, 87 क्लॉज ए, जो कि है 2,500 रुपये, और उस हिसाब से मतलब जितना भी आपका कमाई हुई है उस हिसाब से, और उसमें प्लस होता है हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस जो कि 4% होता है इनकम टैक्स का। अब ये जानते हैं कि रिबेट किनको लगता है। रिबेट जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 3,50,000 से कम है उनको ही रिबेट मिलता है। और सरचार्ज 10% ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है जिनकी टोटल टैक्स इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है, और अगर जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर उनको 15% इनकम टैक्स का सरचार्ज भरना पड़ता है। और अगर यही केस आप सीनियर सिटीज़न का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फिर उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी इस तरीके से कंप्यूट होती है कि पहले 3 लाख पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर अगर 2 लाख आप कमाते हो, मतलब 3 लाख के ऊपर 2 लाख मतलब 5 लाख तक आप पैसे कमाते हो तो फिर 5% टैक्स, उसके ऊपर और 5 लाख कमाते हो तो 20% टैक्स, और उसके ऊपर जितनी भी कमाई होती है तो उस पर 30% टैक्स लगता है। उसके बाद सुपर सीनियर सिटीज़न यानी कि 80 साल से ज़्यादा बुज़ुर्ग इंसान पे पहले 5 लाख कमाई पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर और 5 लाख कमाई पे 20% टैक्स लगता है, और उसके ऊपर जितनी भी कमाई होती है उस पर 30% का टैक्स लगता है, और इनको रिबेट अलाउड नहीं होता है। इसी तरीके से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, आप यही कंप्यूटेशन का इस्तेमाल करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे की यूनिट की वीडियोस भी जल्दी ही आने वाली है हमारे चैनल पे, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।